हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शंस से जस्ट पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है उसका नेम है ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? यस, इधर चेक करो, हेडिंग मैंने नोट की ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टू सेट्स का। सपोज करो हमारे पास फर्स्ट सेट है ए in which 3 elements are 1, 2 and 3 and B is the second set, elements are 4 and 5। ये ऐसे एग्जांपल ले लिया एक बार। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं फर्स्ट सेट में से लूँ, ध्यान से समझना इस बात को, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैंने फर्स्ट 1 लिया फर्स्ट सेट में से एलिमेंट, सेकंड सेट में से मैंने 4 लिया, तो इनका जो पेयर है, पेयर का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर वो सारे होंगे जिनको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से होगा। अब यहाँ पर चेक करो, अगर मैंने लिखा 2,4 तो भी सही है, 3,4 नेक्स्ट, यस। अब मैंने 1,5 लिखा, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। इसी तरह 2, 5, 3, 5। उल्टा भी हो सकता है। पता कैसे लगेगा कौन सा सेट फर्स्ट है, वो भी थोड़ी देर में बता देता हूं आपको। इससे पहले यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं। यस, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के लिए शॉर्ट में ओपी लिख दिया, इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये लिख देता हूं स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू, यस, फर्स्ट सेट एंड B बिलोंग्स टू, B स्मॉल आएगा, B बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। डेफिनेशन क्लियर हो गई। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट सेट में से फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड सेट में से सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट का मतलब क्या है, ये नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट यही है, यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट लेना है वो फर्स्ट सेट का होगा और यहां पर जो सेकेंड एलिमेंट लेना है वो सेकेंड सेट का होगा, ये मतलब है। तो अगर हम उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको हमेशा हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के लिए एग्जांपल्स मैंने नीचे लिख दिए, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, और भी बन सकते थे 2, 5 और 3, 5, वो तो हमने एक बार एग्जांपल लिख लिया। अब जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर इसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएं, वैसे आपके सिलेबस में ना 2 एलिमेंट्स ही चलेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल सुन लो। अगर ऐसा हो कि हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स, मान लो मैंने ए सेट लिया 1, 2, 3, बी सेट लिया 4, 5 और सी सेट लिया, जैसे रिपीट भी हो सकते हैं एलिमेंट, जैसे 4 एंड 6। ठीक है, एलिमेंट जो मर्जी आ सकते हैं। अगर मैं इनसे 3 एलिमेंट्स के लिए, उसको पेयर नहीं बोलेंगे, 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाता हूँ इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे 1 लिया, यहाँ से 4 लिया, यहाँ से भी 4 ले लिया, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्योंकि इस बार 3 एलिमेंट्स है ना, तो ट्रिपलेट बोलेंगे। पेयर में 2 होंगे, ट्रिपलेट में 3 होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है यही लेने हैं, और भी कोई ले सकते थे। जैसे मैंने यहाँ से मान लो 3 ले लिया और यहाँ से मान लो मैंने 4 ले लिया, यहाँ से मैंने जैसे मान लो 6 ले लिया, ऐसा कुछ भी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड सेकंड सेट का और थर्ड सेट का। वैसे तो क्वेश्चन में आपको पता कैसे लगेगा फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, वो मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन अगर गिवन ना हो तो हम रिस्पेक्टिवली चलते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे उसे फर्स्ट ही मानेंगे, जो सेकंड पे उसे सेकंड और जो थर्ड पे उसे थर्ड ही लेके चलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट समझ आ गया आपको। अब स्टार्ट होती है मेन डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज़ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना, कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां देखना सभी। यस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, थोड़ी राइटिंग कर दिए, समझ आ रहा है क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ आ गया इतना? अभी नहीं समझ आया होगा, अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा।
देखो एग्जांपल, मान लो मैं एक बार यही वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ। ए में 1 2 3 और बी में 4 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल अभी तक मैंने नहीं बताया है यहाँ, वो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, देखो ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं सेट्स के बीच में जब ये सिंबल आए। वैसे तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ना, लेकिन अगर ये सेट है तो उनके बीच में जब ये सिंबल आता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गिवन सेट से जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे बना दो। मतलब जैसे फर्स्ट पेयर बनेगा 1 का 4 से, ठीक है, फिर सेकंड क्या बनेगा 1 का 5 से, जो मर्जी पहले लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से और 3 का 5 से। दिख रहा है आपको यहाँ तक? यस, ये हमने सेट क्लोज कर दिया और यहाँ से सेट हमने स्टार्ट करना था। ये जो पूरा सेट लिखा है ना हमने, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब अगर यहाँ पर ए फर्स्ट नंबर पे है तो ए के एलिमेंट्स भी फर्स्ट नंबर पे आएंगे, बी अगर सेकंड नंबर पे है तो बी के एलिमेंट्स भी सेकंड नंबर पे आएंगे, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा लिखता हूँ, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए लिखने का मतलब क्या हुआ? पहले इसका नेम बताओ, इसको रीड कैसे करेंगे? यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। अब जो बी है वो फर्स्ट नंबर पे है, इसका मतलब यहां पर जो बी है उसके एलिमेंट पहले आएंगे। बनाने तो पेयर ही हैं, पहले सेट का। अच्छा, ये सेट का सिंबल क्यों लगा रहा हूं? यहां पर पढ़ो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे लेकर उनका सेट लिखना है, उसका नेम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब बताओ, फर्स्ट यहां से देखो, बी वाला फर्स्ट है तो 4 का 1 के साथ पेयर, फिर 4 का 2 के साथ पेयर, फिर 4 का 3 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ एंड 5 का 3 के साथ। समझ आ गया इतना? बेटा इतना आने के बाद एक बात चेक करो, देखो अगर आपसे पूछें क्या ए क्रॉस बी इक्वल होता है बी क्रॉस ए के? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप चेक कर लो, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ये हैं और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स ये हैं, क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 1,4 है, यहाँ 4,1, ये कोई सेम नहीं होते। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। यानी आपको याद है इस रूल को क्या बोलते हैं, उल्टा पुल्टा करने को? यस, पहले बताया हुआ है एक बार आपको। इसका नेम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब अगर आपसे कभी पूछ लें इज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, तो आप क्या आंसर लिख के आओगे? नो, दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि इनके आंसर सेम नहीं होते। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, ए कॉमा बी जो पेयर है और जो बी कॉमा ए पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, ये वैसे मैंने बता ही दिया ये इक्वल नहीं होते। ये तब इक्वल होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम हो, सेकंड सेकंड के सेम हो। तो कभी इनके बीच में इक्वल आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट वाला फर्स्ट के सेम होगा, सेकंड वाला सेकंड के सेम होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तब इक्वल आता है बीच में। याद रहेगी इतनी बात? ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, चैप्टर का नेम है उसी पर बेस्ड है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का टॉपिक अब शुरू हो रहा है। अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा था और वो बेस था, उसे समझना जरूरी था, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होता। अब समझो, पहले रिलेशन की डेफिनेशन देखो। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। अगर किसी को ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से याद है तो ये याद होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन कुछ ऐसी सी ही थी, बस उसमें हम लिखते थे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। उसके आगे ये लाइन नहीं आती थी। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या था? उसमें जितने पेयर्स बन सकते हैं सारे बनाते थे। बस यहाँ इतना ही चेंज है, यहाँ पर हम सारे पेयर नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन, वो तो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको समझ आएगा, गिवन कंडीशन में जो होगा ना उसको सेटिस्फाई करने वाले जो पेयर होंगे सिर्फ वही लेंगे, उसको रिलेशन बोल देंगे। तो यहाँ समझो एक बार,
क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 135, b इक्वल्स टू 2 and 4 एंड r यहां पर रिलेशन को शो कर रहा है। ये आपको इस तरह से गिवन है, देखो x, y पेयर की फॉर्म में। ये किसका सिंबल होता है? यस, आपने सेट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। ये सच दैट बोलते हैं इसको। सच दैट का सिंबल 2 डॉट्स भी होते हैं ऐसे। आगे इसकी कंडीशन आएगी, देखो क्या, x इज कुछ भी जैसे लेस देन y। ये तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। x इज लेस देन y और इसके आगे लिख दिया वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू, सॉरी अलग अलग लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब इसका मतलब क्या है? हमें ऐसे पेयर बनाने हैं x और y जिसमें से x फर्स्ट सेट a में से हो और y जो है वो b में से हो, और x इज लेस देन y होना चाहिए। अब समझो इसको, हम ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, याद आ गया, जिसमें कंडीशन गिवन होती है उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और अब हम यहाँ पर इसके क्या बनाएंगे? रोस्टर फॉर्म, मतलब एलिमेंट्स लिख कर दिखाएंगे। मान लो मैंने x की वैल्यू फर्स्ट सेट में से 1 ली। अब मैं 1 के साथ यहाँ पर ऐसा कौन कौन सा नंबर ले सकता हूँ? y में से, y का मतलब b में से, जिससे ये लेस हो। 1 2 से लेस होता है तो 1, 2 ये पेयर बन गया। 1 4 से भी लेस होता है, 1 का 4 से भी पेयर बन गया। समझ आ गया? हमने 1 लिया था, अब हम 3 लेते हैं। 3 के साथ इधर 2 का पेयर नहीं बन सकता, बताओ क्यों? वेरी गुड, क्योंकि y की वैल्यू इसमें 2 ली है और x लेस देन y होना चाहिए, इसमें 3 लेस देन 2 नहीं है, मतलब ये पेयर रॉन्ग है। अगर हम 3 का 4 से लें तो ये सही है। अगला 5 लेते हैं। 5 का 2 के साथ तो बन नहीं सकता पेयर, क्योंकि 5 2 से लेस नहीं होता। 5 का 4 के साथ भी नहीं बन सकता, मतलब 5 का पेयर बनेगा ही नहीं। ये इसका आंसर आ गया, बस इतना सा ही था बेटा। ये जो इसका आंसर आया ना, इसमें अब 2-3 ऐसी बातें जो आपको अच्छे से बता दूं। एक तो रिलेशन आपको ये समझ आया कि हमने क्या लिखा था, विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने थे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो हमने बना दिए। तो इसका जो सेट है इसका नेम क्या है? रिलेशन। ठीक है, अब समझो कुछ बातों को। यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, एक वर्ड आएगा डोमेन ऑफ आर। ठीक है, फिर आएगा कोडोमेन। चलो पहले हम रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ आर, और फिर है कोडोमेन ऑफ आर। डोमेन का मतलब होता है इस पेयर में, अच्छा मैंने गलती कर रखी है, मैंने यहाँ सेट तो क्लोज किया लेकिन यहाँ स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, अब ये सही हो गया। अच्छा, अब डोमेन का मतलब क्या है? ये जो पेयर्स है ना, इनके फर्स्ट एलिमेंट जो हैं उनसे जो बनेगा हम उसको क्या बोल देंगे? डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 3। ठीक है, यहां ये ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके, डोमेन ऑफ आर का मीनिंग, डोमेन से मीनिंग है कि यहां जो फर्स्ट सेट, सॉरी पेयर जो है उसके फर्स्ट एलिमेंट, पेयर के फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 1 3, तो यहां पर हम एक सेट बनाएंगे जिसमें हमने लिख दिया 1 3। रिपीट तो कोई करना नहीं होता। इसका मतलब पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका जो सेट होगा उसको डोमेन बोलते हैं। यहां पर सिंबल सेट वाला लगाना, ध्यान रखना। रेंज का मतलब होता है पेयर्स के जो सेकंड नंबर हैं, कौन कौन से हैं? 2 and 4। ठीक है, पेयर वाले सेकंड नंबर। और कोडोमेन का मतलब, कोडोमेन यहां से नहीं पता लगता। कोडोमेन क्या होता है? जो सेकंड वाला नंबर है मतलब y, वो किससे बिलोंग करता है? b से। तो b जो पूरा सेट है इसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ आर। बाई चांस ये 2, 4 है, मतलब जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो दोनों सेम है। जरूरी नहीं ऐसा हो, दोबारा सुन लो। डोमेन क्या होगा? पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। रेंज क्या होगा? पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन हमेशा जो सेकंड वाला नंबर है यानी y, वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो उस सेट को बोलेंगे क्या? कोडोमेन ऑफ आर। इतना समझ आ गया? अब इतना आने के बाद इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि a क्रॉस b, अब इसके आगे a क्रॉस b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b हम फाइंड कर रहे हैं,
कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने सीखा हुआ है, क्या करते हैं, सारे पेयर बनाएंगे इसके और इसके। तो बनाओ, पहला पेयर 1 का 2 से, 1 का 4 से, फिर सॉरी 2 नहीं है वहाँ 3 है, देखो 3 का 2 से, ये रहा 3 और 2, फिर 3 का 4 से, उसके बाद 5 का 2 से, 5 का 4 से। किसी बच्चे को ये लगे सर 5 में से और 2 का ये तो पेयर बनेगा ही नहीं, 5 तो 2 से लेस ही नहीं होता। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट विदाउट कंडीशन सारे आंसर होते हैं, यही तो सीखा था लास्ट वीडियो में। आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब सारे बनाने हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन रिलेशन में कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप गौर से देखो, ये यहाँ पर 6 क्यों नहीं बने, क्योंकि इसमें सिर्फ उतने ही आए जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो है ये हमेशा इसका सबसेट होगा। देखो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल हैं, और होंगे भी सही। क्यों, इसमें तो सारे ही आते हैं, इसमें थोड़े बहुत ही आते हैं जो सेटिस्फाई करते हो। तो R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये याद आया, सबसेट का सिंबल मैं ऐसे भी बताता था आपको, लेकिन अगर ये नहीं लगाते हो तो भी काम चल जाएगा। R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद देखो यहां पर हम एक हेडिंग नोट कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ये क्या होता है, सुनो, इसका सिंबल है R इनवर्स। एक्चुअल में ये R का उल्टा है, जो पेयर्स वहां है ना उनको उल्टा करके लिखवा दो। मतलब 1 2 था पहला पेयर तो यहाँ 2 1 होएगा, 1 4 था तो 4 1 होएगा, 3 4 था तो 4 3 होएगा। ये R इनवर्स है। इसमें अगर आपसे पूछें क्या डोमेन ऑफ R इनवर्स, फिर आपसे पूछें रेंज ऑफ R इनवर्स, और फिर आपसे पूछें कोडोमेन ऑफ R इनवर्स। ये सुनो, डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। इस बार R इनवर्स है तो R इनवर्स के फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो 2 4 हैं। रेंज का मतलब सेकेंड वाले एलिमेंट 1 1 3, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 3, रिपीट तो करना ही नहीं होता। कोडोमेन इस बार क्या करेंगे, R इनवर्स उल्टा होता है उसका, तो इसमें एक्स वाई था, इसमें वाई एक्स है, मतलब वाई एक्स चल रही है, दिखाया नहीं मैंने यहां पर लिखकर। वाई एक्स अगर लिखते हैं हम तो इसमें सेकंड वाला नंबर ये है। आपको फिर से याद दिला दूं, कोडोमेन कौन सा होता है, इसमें जो सेकंड नंबर होता है वो जिससे बिलोंग करता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। इसमें सेकंड नंबर एक्स है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, तो ए जो होगा वो कोडोमेन होगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ए का मतलब 1 3 5, ये होगा R इनवर्स के लिए कोडोमेन। समझ आ गया बच्चे इतना अच्छे से? यस, इसको नोट कर लो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। A इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 14, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A। फ्रॉम A टू A मतलब फर्स्ट सेट भी A है, सेकंड सेट भी A है, मतलब जो पेयर होगा X और Y का उसमें से फर्स्ट भी A से बिलोंग करेगा, सेकंड भी, और आगे गिवन भी होगा। चेक करते हैं, देखो A टू A बाय R, R का मतलब रिलेशन का सिंबल है ये, X कॉमा Y ये पेयर है, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, और इसमें x y बिलोंग्स टू A, मतलब x भी A से बिलोंग कर रहा है, y भी A से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं। देखो रिलेशन R जो हमें गिवन है वो है, पहले मैं A सेट लिख रहा हूँ। A सेट हमारे पास है 1 2 3 डॉट 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 14, और R हमारे पास है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू A। ये मैंने क्वेश्चन दोबारा उतार दिया। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हम नंबर्स लेते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू, देखो करना क्या है ध्यान से समझना, x जो है वो A से बिलोंग कर रहा है और y भी A से बिलोंग कर रहा है। मैं यहाँ पर एक बार रफ वर्क कर रहा हूँ, या रफ वर्क मैं इधर कर देता हूँ। देखो, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर तक आते हैं, तो कैलकुलेशन आप रफ में लिख सकते हो।
मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 1 का पेयर 3 के साथ, इसको आप फेयर में शो करोगे तो भी कुछ नहीं होता। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ, देखो यस पुट x इक्वल्स टू 1, तो इसमें 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू 3 यहीं पे लिख रहा हूँ, सही है। पुट x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 3, इसका मतलब फर्स्ट पेयर क्या बन गया 1,3। इसको क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू r, अभी बताया था वहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है 1 इज रिलेटेड टू 3। अगर किसी ने इसको यूं लिख दिया तो भी सही है, 1 इज रिलेटेड टू 3, ये भी सही है, 1 3 बिलोंग्स टू r। अब सुनो, अब मैंने पुट किया x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 इक्वल टू y आ जाएगा, यानी कि 2 पुट करने से 6 आ रहा है। बिलोंग्स टू r क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैंने पुट किया x की वैल्यू 3, तो 9 आ जाएगा, रख दो इधर 9, सॉरी 3 रख दो, तो 3 इंटू 3 9, मतलब 3 का रिलेशन 9 के साथ। फिर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12, इसका मतलब 4 का पेयर 12 के साथ, दिस इज बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन में है। अब जब x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो यहां पुट कर रहे हैं, देखो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 15 आएगी। लेकिन 15 जो है वो, अब आप चेक करना ध्यान से, ये y की वैल्यू है, y किससे बिलोंग कर रहा है a से, और a में एलिमेंट्स कितने हैं 14 तक है, मतलब 15 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब 5 का पेयर 15 के साथ नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 15 जो है वो a सेट में प्रेजेंट नहीं है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू r। क्लियर। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो y 18 आएगा, दिस इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि 18 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 6 का पेयर 18 के साथ नहीं होगा, रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 7 पुट करो, 8 पुट करो, वो सब के सब ग्रेटर होते जाएंगे, इसका मतलब उनमें से कोई भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब पेयर सारे यहां बना रहा हूं। ये इसकी रोस्टर फॉर्म है r इक्वल्स टू, यस फर्स्ट पेयर है 1,3, सेकेंड पेयर 2,6, फिर 3,9 एंड लास्ट इज 4,12। इसके बाद प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है इतना बेटा। इतना आने के बाद हमें क्वेश्चन में डोमेन कोडोमेन रेंज फाइंड करनी है। अब मैंने इसके नीचे डोमेन ऑफ r, नेक्स्ट इज कोडोमेन ऑफ r एंड लास्ट इज रेंज ऑफ r। अब आप ये बताओ, डोमेन जो है, डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स, अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है इतना, और इसको हमने सेट में क्लोज करना है। कोडोमेन से पहले रेंज कौन सी होती है, सेकेंड वाले एलिमेंट 3 6 9 12 एंड लास्ट इज कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब ये पहले भी बताया था, फिर से सुन लो, कोडोमेन जो सेकंड एलिमेंट होगा पेयर का, वो जिससे बिलोंग करेगा वो कंप्लीट सेट ही कोडोमेन होता है, मतलब कि ए का मीनिंग 1 2 3 डॉट 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 14। ये इसकी डोमेन कोडोमेन और रेंज आ चुकी है। क्लियर है, अच्छे से नोट करो इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। डिफाइन रिलेशन आ ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब एन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है आपको, बाय आर। ये रिलेशन आपको x, y की फॉर्म में दिया है, यानी पेयर है ये। रिजल्ट यानी कि कंडीशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4 मतलब 1 2 3, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे फाइंड क्या करना है, डोमेन एंड रेंज। बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ही 1 2 नंबर के लायक हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने पुट किया x इक्वल्स टू 1, फिर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, फिर मैंने 3 पुट की, फिर 4 मैं नहीं रख सकता क्योंकि लिखा हुआ है लेस देन 4, मतलब 1 2 3 ही रख सकते हैं। अब ये वैल्यू इस कंडीशन में रखवा दो, y इक्वल टू 1 प्लस 5 हो जाएगा 6, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 और 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। सही है, हमने 1 2 3 पुट किया। ये जो आंसर आए हैं बेटा ये ध्यान रखना, जैसा लास्ट क्वेश्चन था ना
उसमें 18 आ गया था, फिर 21 आ गया था, तो वो गिवन सेट से बिलोंग नहीं कर रहे थे। इस बार जो गिवन सेट है वो नेचुरल नंबर का है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन R है उसमें 3 पेयर्स आएंगे। 1 का 6 के साथ पेयर आएगा, 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। अब हम अगर बात करें डोमेन ऑफ R और उसके बाद रेंज ऑफ R। डोमेन ध्यान से समझो, डोमेन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट पेयर्स का, तो 1 2 3 और सिंबल सेट का लगाएंगे, और सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलेंगे तो 6 7 8 और इसके ऊपर सेट का सिंबल। ठीक है, अगर कोडोमेन पूछते तो क्या सिखाया था, जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है y, ये किससे बिलोंग कर रहा है, n से, तो कोडोमेन इसकी n यानी नेचुरल नंबर होती। फिलहाल वो पूछा नहीं है इसलिए इतना ही नोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, A आपको 1 2 3 5 और B आपको 4 6 9 गिवन है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B। जो हमने अभी क्वेश्चन इरेज कर दिया था उसमें A टू A लिखा हुआ था, तो फर्स्ट सेट भी A था, सेकंड सेट भी A था। इसमें A टू B लिखा हुआ है, फर्स्ट सेट A सेकंड सेट B। बाय ये आपको कंडीशन दे रखी है x, y सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। बेटा डिफरेंस समझते हो, अगर आपसे पूछें 2 और 5 का डिफरेंस बताओ तो वो 3 है। अगर आपसे पूछे 5 और 2 का डिफरेंस बताओ तो भी 3 है, -3 नहीं होगा। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉल वाला नंबर माइनस करना है। अच्छा, x दे रखा है A से बिलोंग कर रहा है और y B से। राइट R इन रोस्टर फॉर्म। एक्चुअल में जो कंडीशन हमें गिवन होती है जब हम R लिखते हैं तो ये रोस्टर फॉर्म ही होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं ना, वो रोस्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। देखो इधर आंसर में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब हमें कहा है कि डिफरेंस जो है x और y का वो ओड होना चाहिए। x किससे लेना है, a में से, y b में से। मान लो मैंने 1 लिया, अब 1 के साथ मान लो मैंने यहाँ 4 लिया, तो पहले चेक करो क्या ये पेयर पॉसिबल है। अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो 3 आएगा। क्या 3 ओड है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब मैंने 1 का 6 के साथ लिया पेयर, इनका डिफरेंस 5 है, वो भी ओड है। 1 का 9 के साथ लिया, इनका डिफरेंस 8 है, ये इवन है, तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा। समझ आ गया, 1 के तो पेयर बन गया, अब 2 के बनाओ। 2 का 4 के साथ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि माइनस करेंगे तो 2 आएगा, वो इवन है ना कि ओड है। अच्छा, 2 का 6 के साथ वो भी इवन बनेगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का 9 के साथ आएगा। अब 3 का 4 के साथ बिल्कुल बनेगा क्योंकि डिफरेंस 1 यानी ओड है। फिर 3 का 6 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ नहीं बनेगा, वो इवन बन जाएगा। 5 का 4 के साथ, क्योंकि माइनस करेंगे ना तो 1 आएगा, वो ओड है। फिर 5 का 6 के साथ, ये भी ओड रहेगा। फिर 5 का 9 के साथ वो नहीं बनेगा, उनको माइनस करोगे तो 4 आता है, वो इवन है, इवन हमें नहीं लेना। डिफरेंस हमेशा ऑड होना चाहिए। ये हमारे पास रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में, बस इतना ही आंसर है। अगर डोमेन पूछें, कोडोमेन पूछें, रेंज पूछें तो आप लिख लेना अपने आप। ठीक है, नोट करो इसको। है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी 12th क्लास के लिए फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक में ये मिलेगा आपको। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या है सुनो। यस, फर्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव एंड सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड नंबर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब इनकी डेफिनेशन देखो। लेकिन है ना, एक बात है कि जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो डेफिनेशन से उतना ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा जितना एग्जाम्पल से होने वाला है। तो हम पहले एक बार डेफिनेशन सुनते हैं, फिर एग्जाम्पल सीखेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ध्यान से देखो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव से पहले आपको क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन होगा, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और एक आपको सेट गिवन होगा, मतलब डोमेन की बात कर रहे हैं।
जिससे फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। सेकंड के लिए भी गिवन होता है, लेकिन हम मेनली फर्स्ट की बात करें क्योंकि सारा कुछ वहीं से भी रिलेटेड होगा आपका। तो सपोज करो आपका जो सेट है उसका नेम है ए में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो है, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से पहले आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन में एक एलिमेंट आ गया जैसे 1,2 या 2,5, इस तरह के एलिमेंट्स आ गए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं वो सुनो। एक तो ऐसे मैंने लिख दिया, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर, यूं लिखना, या 1 इज रिलेटेड टू 2, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोबारा देखो, अगर हमने लिख दिया पेयर 1,2 का, दिस इज बिलोंग्स टू आर, या 1 इज रिलेटेड टू 2, तो दोनों का मीनिंग सेम है। इसको भी यही रीड करेंगे, 1 इज रिलेटेड टू 2, या 1,2 बिलोंग्स टू आर, और इसको भी क्या बोलेंगे, 1 इज रिलेटेड टू 2। तो ध्यान रखना, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर किसी का रिलेशन नहीं है, जैसे मान लो 1 का रिलेशन 5 के साथ नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, 1 नॉट रिलेटेड टू 5, या फिर 1,5 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये तो पता है सबको। चलो अब सुनो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हो कि किसी सेट में जो एलिमेंट्स हैं, सपोज करो जैसे मैंने एलिमेंट लिया x, अगर x का रिलेशन खुद x के साथ हो, x का रिलेशन खुद x के साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन यस, मेरी बात सुनो पूरी, लेकिन इसके आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है, ये सिंबल देखा आप लोगों ने, यस बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इस सिंबल का नेम है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए बात हो रही है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब इसका मीनिंग क्या है, जो भी क्वेश्चन में आपको सेट दे रखा होगा, उस सेट से जो भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर, 2 एलिमेंट हैं, 200 हैं, 2 लेके जितने भी हैं, उन सब का रिलेशन खुद के साथ अगर हुआ, तो ऐसी कंडीशन में इस रिलेशन का नेम होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब सपोज करो कि किसी सेट में 1 लाख एलिमेंट हैं और 99,999 का खुद के साथ रिलेशन है, बट एक ऐसा एलिमेंट मिल गया सेट के अंदर जिसका खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऑल का मतलब यही है कि सभी का होना जरूरी है। मैं भी एग्जांपल भी बता दूंगा, एक बार माइंड में बिठाते जाओ। अच्छा, अब सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या है, ध्यान से देखो। अगर ऐसा हुआ कि सेट के कोई 2 एलिमेंट हैं, जैसे मैंने लिख दिया x और y बिलोंग्स टू a, भी सेट में से कोई 2 एलिमेंट लिए, एंड x का रिलेशन y के साथ हो, x का रिलेशन y के साथ हो। मैं एंड की जगह पर ना यहाँ इफ वर्ड लिख रहा हूं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ x इज रिलेटेड टू y, देन अगर ऐसा हुआ कि y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x, मैंने ये नहीं कहा होगा, हमने चेक करना है कि ऐसा है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ देन दिस इज सिमेट्रिक। लेकिन ध्यान से सुनना, इसमें जब हमने लिखा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, अब पूरी बात सुनो एक मिनट। ये जो बात है ना, ये जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब और ज़्यादा क्लियर होगी। इसमें एक हिडन ऐसा पॉइंट है जो है ना, यहां से थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं होता। पहले वैसे सुन लो आप लोग, इसमें ना सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है। मतलब इफ का मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो, क्या हो कि x का रिलेशन y के साथ हो, मतलब अगर x का रिलेशन अगर y के साथ है तो ही आप y का रिलेशन x से चेक करोगे। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको चेक भी नहीं करना। समझ गए ना, जो प्रेजेंट है उसका उल्टा चेक करना है। सिमेट्री का मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो प्रेजेंट होगा उसका उल्टा भी वहीं पर हो तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? चलो मैं एग्जांपल दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे सेट में से। अच्छा, एक बात और भी है, सॉरी एक्स वाई जेड लिखना था। एक बात और क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हम लेते हैं ना सेट में,
ये एलिमेंट सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। बेटा मेरी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है डीप नॉलेज वाला, हर लाइन है ना कहीं मीनिंग रखेगी अपना। तो सुनो, एक्स वाई जेड, मैंने कहा ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनमें से सारे सेम हो, टू सेम हो, मतलब कैसा भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड y इज रिलेटेड टू z, यहां जो एंड है इसकी जगह हम मैथमेटिकली ये सिंबल लगा सकते हैं, ये एंड का सिंबल होता है, ठीक है। x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, ये जो इफ है ये इन दोनों के लिए लिखा हुआ है। मतलब अगर ये दोनों प्रेजेंट हो, x का रिलेशन y से भी हो एंड y का रिलेशन z से भी हो, अगर ये दोनों प्रेजेंट हुए देन तो हम चेक करेंगे क्या x का रिलेशन z के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ है कि नहीं। अगर ये हुआ तो ट्रांजिटिव है, नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने लिख दिया फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू a। मतलब इस फॉर ऑल का मतलब क्या है, यहां फॉर ऑल और यहां फॉर ऑल इससे थोड़ा सा डिफर करते हैं। यहां फॉर ऑल का मतलब तो सीधा सीधा था कि सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे, सबके सब। यहां फॉर ऑल का मतलब वैसे एग्जांपल में अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन फिर भी ये फॉर ऑल डिपेंड करता है इफ पे। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि x का रिलेशन y से है एंड y का रिलेशन z से है, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो आप इसको चेक करोगे। अगर इन दोनों में से दोनों ही प्रेजेंट ना हो या एक भी प्रेजेंट ना हो तो इसको चेक भी नहीं करना। जब मैं ये बोलता हूं ना चेक नहीं करना, तो मतलब वो गलत नहीं होगा। भाई कई बच्चे सोचते हैं सर अगर ये चेक नहीं करना तो मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक होगा वो। मतलब चेक आपको सिर्फ वही करना है जो प्रेजेंट होगा, उसी का उल्टा इसमें। और इसमें अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ चेक करना पड़ेगा। कुछ थोड़ा सा समझ आया? अच्छा, मैं अब है ना इसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी अच्छे से समझाता हूं, लेकिन बार बार है ना कुछ बातें आपके सामने आएंगी और है ना उन बातों को अच्छे से माइंड में बिठाना। जैसे है ना मैं अभी एक बात बोलूंगा, अगर आपको किसी भी रिलेशन को गलत प्रूव करना है तो आप है ना कोशिश करना उसका एग्जाम्पल देना, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट के लिए या किसी भी रिलेशन के लिए उसके गलत प्रूव होने का कोई एग्जाम्पल आपके पास नहीं है तो वो हमेशा सही माना जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो? मैथमेटिक्स ये बोलती है कि अगर आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू गलत प्रूव नहीं कर पा रहे या थ्योरी के थ्रू, ठीक है, तो हम उसको हमेशा सही मानते हैं। दूसरी बात, अगर किसी चीज़ के सही होने का कोई एग्जाम्पल नहीं है, गलत होने का भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, ना गलत प्रूव कर पा रहे हैं ना सही, तो भी वो रिलेशन सही माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब तक गलत प्रूव करने का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक हम उस स्टेटमेंट को सही लेके चलेंगे। इस बात को मैं अभी यूज़ करूंगा, ठीक है। एक बार बेटा मैं अभी अच्छे से समझा रहा हूं, मैं जानता हूं कि एक बार में ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है। आप एक बार इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में समझाऊंगा। ओके, अब इधर सुनो, टाइप्स को चेक करने के लिए हमने यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं और ये जो एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर सेट गिवन है 1 2 3। इस सेट से रिलेटेड कुछ रिलेशंस आपके सामने हैं, 1 से लेकर 9 तक टोटल क्वेश्चंस हैं। R1 R2 R3 इनको मैंने नेम दिया। अब इसके अंदर जो भी सेट आपको गिवन है आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये जो टेबल है ना ये आपके माइंड को बहुत अच्छे से इस टॉपिक को लेके क्लियर कर देगी। मतलब कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वो इन सारे एग्जाम्पल से दूर हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो रिफ्लेक्सिव, हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं। रिफ्लेक्सिव वो सब हैं जिनमें एलिमेंट एक्स का रिलेशन एक्स के साथ है, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ। और फॉर ऑल का मतलब सेट में जितने एलिमेंट हैं सबका रिलेशन अपने आप के साथ होना चाहिए। तो देखो इधर अगर आपसे पूछें दिस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, 1 का रिलेशन 1 से है, खुद का खुद से है, 2 का 2 से है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव
यस, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सर ने क्या कहा था अभी कि 1 2 3 अगर सेट में जितने एलिमेंट हैं उनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका रिलेशन खुद के साथ नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मैंने क्रॉस कर दिया मतलब नहीं है। अच्छा, अब इसको चेक करो, ये खुद का रिलेशन खुद से 1 का 1 से आ गया, 2 का 2 से आ गया, 3 का 3 से आ गया, जितने सेट में एलिमेंट थे उन सबका रिलेशन खुद के साथ है, मतलब दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करो R3, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से भी है, लेकिन ये फालतू आ गया। 1 का रिलेशन 2 से भी आ गया, तो आ गया तो कुछ नहीं होता। एक्स्ट्रा एलिमेंट जितने मर्जी हो कोई मतलब नहीं है उस बात से, बस खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए जितने भी सेट में एलिमेंट हैं, मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये तो क्लियर ही पता लग रहा है, इसमें 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको चेक करो, यस बिल्कुल सही, इसमें भी कोई एक भी एलिमेंट नहीं है 1 का 1 से, 2 का 2 से, मतलब नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इनमें कोई भी खुद के रिलेशन खुद के साथ सभी के प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करके आना, कहीं टिक क्रॉस लगा के आ जाओ। मैं आपको समझाऊंगा कि इसका रिटर्न जो मेथड है वो क्या है, लेकिन रिटर्न मेथड तभी समझ आएगा ना जब पहले यहाँ पर क्लियर तो हो। तो पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर इसका रिटर्न मेथड देखेंगे। तो देखो इधर, अब सिमेट्री की बात करते हैं। अच्छा, सिमेट्री का मतलब क्या बोला था? उल्टा पुल्टा, मतलब अगर x का रिलेशन y से होगा तो इसका उल्टा चेक करेंगे। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, यहां जो फॉरऑल है ना और यहां जो फॉरऑल है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये फॉरऑल तो सेट के लिए लिखा जाता है, ये वाला फॉरऑल इसके लिए लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर x का रिलेशन y से है तो जिनके लिए फॉरऑल का मतलब क्या है कि वो सभी एलिमेंट्स जिनमें x का रिलेशन y से होगा उनका उल्टा यानी y का रिलेशन x से चेक करना पड़ेगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये चेक भी नहीं करना। चेक नहीं करने का मतलब कि ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। मतलब सुनो इधर देखो, मैं एक बार इन्हें काम करता हूं। मैं सबसे पहले फोर्थ एग्जांपल पे आ रहा हूं, फोर्थ से पहले थर्ड पे देखो। चलो, थर्ड में 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 होगा जो ये खुद है, मतलब अगर इसमें 1 का 1 से रिलेशन है तो उसका उल्टा 1 का 1 से ये खुद प्रेजेंट है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये और पता नहीं डाउट होता है कि वो कहते हैं सर अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 1 का 1 से है तो उसका उल्टा वो खुद भी काउंट होगा। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो एलिमेंट है उसका उल्टा इस सेट में कहीं पर भी है कि नहीं है, तो ये खुद ही है। 2 का 2 से है तो उल्टा भी वही सेम है, 3 का 3 से वो सेम है, लेकिन 1 का 2 से है और 2 का 1 से इसमें देखो कहीं भी नहीं आ रहा, मतलब ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब इस पे आओ, 1 का 2 से प्रेजेंट है और 2 का 1 से प्रेजेंट है, इसका उल्टा प्रेजेंट है और इसका उल्टा भी प्रेजेंट है, मतलब ये सिमेट्रिक है। अच्छा, कई बच्चों को हो सकता है डाउट हो रहा हो किस बात का, वो ये सोच रहे हैं सर इसमें 1 का 3 से तो आया ही नहीं, तो नहीं आया तो नहीं आया, हम यही तो कह रहे हैं। दोबारा सुनो, इसमें तो सारे देखने हैं, जितने प्रेजेंट हैं सेट में सारे के सारे होने चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। इसमें सारे नहीं देखने, इसमें फॉरऑल का मतलब है वो सारे देखने हैं जिनमें एक प्रेजेंट हो तो उसका उल्टा देखा जाएगा। जैसे इसमें 1 2 प्रेजेंट था तो इसका उल्टा सोचा जाएगा 2 1 इसमें है कि नहीं है, वो नहीं मिला मतलब ये नहीं था। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें 1 3 प्रेजेंट नहीं है तो उल्टा चेक भी नहीं करना, जो चेक नहीं करना मतलब वो सही है क्योंकि वो चेक ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छा 2 का 3 से नहीं है तो उल्टा चेक भी नहीं करना, तो उल्टा तो सोचो ही मत, बस जो दिख रहा है ना उसका उल्टा पुल्टा देख लो। चलो बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं? यस बिल्कुल सही, ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ये खुद है, 2 2 का उल्टा 2 2 ये खुद है, मतलब इसमें उल्टे पुल्टे प्रेजेंट हैं, तो ये सिमेट्रिक है। अब इस पे आओ, सबके उल्टे खुद ही हैं, मतलब ये भी सिमेट्रिक है। सोच समझ के जवाब देना। 5 नंबर, यस बिल्कुल सही, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। 1 2 का उल्टा ना तो 2 1 प्रेजेंट है ना 2 3 का उल्टा 3 2 प्रेजेंट है, मतलब हमें तो दो दो एग्जाम्पल मिल गए गलत प्रूव करने के। एक भी एग्जाम्पल मिल जाए गलत प्रूव करने का तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे आओ, इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे इसका उल्टा प्रेजेंट नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है।
इसमें इसमें 1 2 का उल्टा प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का उल्टा प्रेजेंट नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक, यस। जल्दबाजी में बोल दिया ना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सुनो, ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। हालांकि मैं इसका आंसर 5 मिनट पहले दे चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझेंगे। बेटा सारी बातें ना बड़े आराम से सुनते रहो, क्योंकि ना बिल्कुल नया सा कंसेप्ट है ये बाकी सब टॉपिक से हटके है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो। सिमेट्रिक वो है जिसमें अगर x का रिलेशन y से होगा तो उसका उल्टा आप चेक करोगे। अगर है ही नहीं तो चेक भी नहीं करना। जो चेक नहीं करना वो सही होता है। सही बात है। मतलब जैसे ये वाला था, अब ये गलत क्यों था? क्योंकि पता है कि 1 2 प्रेजेंट है और 2 1 प्रेजेंट नहीं है। गलत प्रूव करने का एग्जांपल है। इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 प्रेजेंट है, लेकिन 1 3 और 3 1 प्रेजेंट नहीं है। फिर भी सिमेट्रिक था क्योंकि 1 3 है ही नहीं ना। है ही नहीं तो चेक भी नहीं करना। तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब है ही नहीं तो चेक भी नहीं करना। किसको चेक करोगे? जब एलिमेंट ही नहीं है तो। इसका मतलब इसका उल्टा पुल्टा यहां पर जब एलिमेंट नहीं है तो देखना भी नहीं है, और अगर नहीं देखना तो वो सही होता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 नंबर में ये आ सकता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, कुछ समझ आया? अच्छा, किसी को ये लगे कि सर फिर इसको सही कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने आपको 5 मिनट पहले ये भी कहा था, अगर कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हो जिसके हमें सही प्रूव करने के या गलत प्रूव करने के हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो वो हमेशा सही होगा। मतलब हम जिसको गलत प्रूव नहीं कर सकते ना, यहां पर हमेशा उसे आपने सही वाली कैटेगरी में रखना है। ठीक है, जबरदस्ती ऐसे आर्ग्यूमेंट इस बात पे आप जितने मर्जी खींचते रहो, नहीं सर ऐसा क्यों होगा, तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ये है कि हम जिस चीज को गलत प्रूव नहीं कर पा रहे एग्जाम्पल के थ्रू या थ्योरी के थ्रू, तो मतलब वो हमेशा सही है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव आराम से देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी। अगर x का रिलेशन y से होगा एंड y का रिलेशन अगर z से होगा, अगर ये होंगे तो हमें चेक करना है कि x का रिलेशन z से है कि नहीं। अगर इन दोनों में से, सुनो ध्यान से, यस इधर ध्यान दो, अगर इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट ना हो या दोनों ही प्रेजेंट ना हो तो ये चेक भी नहीं करना, और जो चेक नहीं होगा वो सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ये चेक करना पड़ेगा। जैसे इस पूरे में मैं सबसे पहले 5th एग्जाम्पल की बात करूंगा, ध्यान से देखना। 1 2 2 3। सुनो क्या करना है आपने ना, इसमें हमेशा 3 एलिमेंट लेने हैं। मैं एक बार रफ वर्क यहां करता हूं, दिख रहा है सबको? सुनो, हमने x y z 3 एलिमेंट लिए, जैसे 1 2 3। ये रफ वर्क है, ध्यान रखना। 5th एग्जाम्पल के लिए 1 का 2 से प्रेजेंट है, यानी x का y से प्रेजेंट है। y का z 2 का 3 से चेक करो, ये भी प्रेजेंट है, मतलब ये भी प्रेजेंट हुआ, ये भी प्रेजेंट हुआ। अब चेक करेंगे 1st का 3rd से, 1 का 3 से। देखो 1 का 3 से, क्या इसमें कहीं 1 का 3 से है? नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसको गलत प्रूव करने का एग्जाम्पल मिल गया, ये वाला 1 2 3। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, बट 1 का 3 से नहीं है, मतलब ये गलत हुआ। ठीक है, समझे? अब आओ इसके ऊपर 7th पे, चेक करो। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, x का y से है, y का z से है। अब चेक करो 1 का 3 से, बिल्कुल है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। समझ गए ना? ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें 1 का 3 से नहीं था, इसमें था तो ये हो गया सही। ठीक है, अब इस पे आते हैं, बड़े ध्यान से देखना। इस पूरे में 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, और 3 का 1 से भी है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्यों? खुद ही देख लो, इधर देखना एक मिनट। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 3 का 1 से नहीं देखना, 3rd का 1st से नहीं देखना, 1st का 3rd से देखना। देखो क्या लिखा था, x आर z, z आर x लिखा होता तो चेक करते। इसमें क्या देखना होता है, अगर 1st का रिलेशन 2nd से है, 2nd का रिलेशन 3rd से है,
तो फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से ढूंढना पड़ता है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 1 का 3 से यहां नहीं है, मतलब ये गलत है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, देखो 2 3 1, तो यहां देखो अगर मैं 2 3 1 लेता हूं, 2 का 3 से है ये रहा, और अगला 3 का 1 से ये भी है, बट 2 का 1 से इसमें कहीं नहीं है। हालांकि एक ही एग्जाम्पल दिखाना होता है गलत होने का, तो मैंने दो दो दिखा दिए, तो ये इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पे आते हैं। ये थोड़ा खतरनाक लगता है, इसमें ना ध्यान से देखो, इसमें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, ये रफर करेंगे यहां पर। मान लो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया जैसे 1 1 1, कुछ बच्चे बोलते हैं सर सेम ले लिए, तो याद तो है ना, मैंने अभी कहा भी था ये सब सेम हो सकते हैं। अगर आप वीडियोस को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, सारा कुछ सुन रहे हो, तो आपको मैंने कहा था कि इनमें सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैंने सेम ले लिए। अब देखो क्या होगा, 1 का 1 से है, 1 का 1 से है, 1 का 1 से है, x का y से है, y का z से है, x का z से है, मतलब ये तो सही है। अगर मैं 2 2 2 वाला एग्जाम्पल लेता तो वही बात है, 2 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 2 से, मतलब है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि गलत प्रूव करने का एग्जाम्पल ही नहीं है। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा कि सर 1 1 2 ले लो, यस, कई बच्चों को लग रहा है, तो उनको चेक करवाते हैं। मान लो मैंने 1 1 2 लिया होता, अब देखो 1 का 1 से है, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, 1 का 2 से नहीं है। अगर नहीं है तो कई बच्चे बोलते हैं सर नहीं है ना, देखो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं हुआ, आप तो फिर गलत बोल रहे हो। आराम से इसका यूज करो, हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, कि ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसको चेक करना है। तो जल्दबाजी में क्या हो गया, आपने गलत सोच लिया। अगर ऐसा सोचते हो तो जो ऐसा सोच रहे हो वो फिर से सुने। 1 का 1 से है, 1 का 2 से नहीं है, नहीं है मतलब अगर x का y से है और y का z से नहीं है तो चेक ही नहीं करना। ये चेक कब करना है, इफ के ऊपर मैंने राउंड क्यों किया था, क्योंकि ये दोनों होने चाहिए तो इसको चेक करना पड़ता है। ठीक है, समझे, ये दोनों होते तो चेक होता, अब दोनों है ही नहीं ना, इसका मतलब हमने ये एग्जाम्पल लेना ही नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो सेटिस्फाई भी होता हो, समझ गए ना। अब इसको चेक करो तो ये भी समझ आ जाएगा। अगर मैं 1 1 1 का एग्जाम्पल लेता हूं तो 1 का 1 से है, 1 का 1 से है, मतलब फिर तो हो ही जाएगा ये, है ना। इसमें चेक करें, बोलो 1 का 1 से, 2 का 2 से, तो वो अगर 1 1 1 लेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें ले लें, देखना 1 1 2, अब चेक करो इस वाले में। बेटा एग्जाम्पल है ना, खुद को ही सोचने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने एग्जाम्पल ढूंढा नहीं और वहां गलत एग्जाम्पल हुआ प्रेजेंट, जो गलत प्रूव कर सकता हो, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे 1 का 1 से थर्ड वाले में है, 1 का 2 से थर्ड वाले में है, लेकिन 1 का 2 से, 1 का 2 से ये भी है, ये रहा, सही है। सुन लो दोबारा, x का y से है, y का z से है, x का z से ये खुद है, मतलब प्रेजेंट है, तो इसमें भी गलत प्रूव करने का कोई एग्जाम्पल नहीं है, मतलब बोलो, मतलब ये ट्रांजिटिव, बोलो बोलो, यस, नहीं है या है, होएगा। तो मेरी बातों के साथ साथ अपना दिमाग लगाते रहना, क्योंकि इसमें गलत प्रूव करने का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब इस पे आओ, इसको तो खुद ही सोच लो। वैसे तो वीडियो पोस्ट करके सारी सोच लेने चाहिए, लेकिन चलो इसको सोचते हैं। देखो, अब देखो इधर 1 2 1, ये वाला एग्जांपल लिया, तो 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन 1 का 1 से मतलब x का z से इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं है ट्रांजिटिव, क्योंकि गलत प्रूव करने का एग्जाम्पल मिल गया। अब समझ आ रहा है अच्छे से। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, शायद आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, देखो क्या लिखते हैं, R10। मैं ना इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो बड़े ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 2 1 1 1, मान लो ये ले लिया,
ठीक है, अब सुनो आराम से रिलैक्स होके, ठीक है। ये टॉपिक है ना इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब यहां पर है ना कंसेप्ट बैठ जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल अभी आगे और भी आएंगे, ध्यान से देखते रहना। जैसे R10 की बात कर रहा हूं मैं, इसके वाले की। इसमें अगर मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं तो 1 का 2 से, 1 का 2 से तो है ये रहा, 2 का 1 से है ये रहा, 1 का 1 से है ये रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब आप बताओ क्यों? आपने जल्दबाजी की, अगर आपने जल्दबाजी में ऐसा बोल दिया था तो मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा मेरे साथ साथ अपना माइंड यूज करते रहना। मैंने गलती क्या की पता है? हमने कहा था कि सारे एग्जाम्पल सोचने पड़ते हैं। मतलब अगर मैंने ये एग्जाम्पल ऐसे लेने की बजाय ऐसे लिया होता 2 1 2, ठीक है, बड़े आराम से देखो इधर, 2 का 1 से कहीं है क्या इसमें? ये रहा, दिख गया। और 1 का 2 से है, 2 का 2 से नहीं है, मिल गया गलत होने का एग्जाम्पल। तो अगर गलत प्रूव करने का एग्जाम्पल मिल गया तो मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए मैंने कहा था ये गलत है, ठीक है, समझ गए ना बात? तो ऐसे आपको अलग अलग एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे उल्टे पुल्टे कर करके, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहना इन चीज़ों में। समझ तो आ गई ना बात? x का y से है, y का z से, बट x का z से इसमें नहीं था इसलिए क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कहाँ तक पहुँच गए, इस पे आगे देखो। 1 का 2 से है, एग्जाम्पल देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ, 1 2, ये देखो 1 का 2 से है, लेकिन आगे इसका रिलेशन ही नहीं है। 2 का रिलेशन देखो आगे है ही नहीं, सही बात है। जब इसका रिलेशन ही नहीं आगे तो फिर ये गलत हो गया। फिर तो भाई x का y से तो हो गया, y का z से हुआ ही नहीं, मतलब ये गलत हो गया। हो गया गलत? नहीं। आपने आराम से सारे कंसेप्ट सुने हैं ना? मैंने कहा था कि इफ का मतलब है ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं है फिर चेक भी नहीं करना। तो जब x का y से है और y का z से है ही नहीं तो चेक ही नहीं होगा। जो चेक नहीं होगा वो सही है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। फिर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं था? रिफ्लेक्सिव में तो जितने सेट में होंगे उनको सबको देखना जरूरी होता है कि खुद का खुद से होना चाहिए। तो यहां तो 1 1 था ही नहीं, 2 2 था ही नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं था। सिमेट्रिक क्यों नहीं था? उल्टा पुल्टा होता है, इसका उल्टा प्रेजेंट ही नहीं था, सही बात है। अब इस पे आओ, यस सुनो, इस वाले एग्जाम्पल में ये बता सकते हो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव होएगा। क्यों होगा? क्योंकि एग्जाम्पल ही प्रेजेंट नहीं है। मतलब अगर आप सोचते हो कि हम x और y की वैल्यू जैसे 1 1 ले लें, तो 1 1 ले ही नहीं सकते, है ही नहीं इसमें। जो है ही नहीं इसको लोगे कैसे आप, है ना? तो इसका मतलब इसमें कोई भी एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं है। जब ये प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको चेक भी नहीं करना, और जब चेक नहीं करना तो वो सही होगा, मतलब ये होगा ट्रांजिटिव। अच्छा, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 का है बट 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है, इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये खुद ही है। उल्टा पुल्टा होता है तो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो मतलब ये सिमेट्रिक है। अब कुछ समझ आया टेबल के बारे में? अच्छा, अब आप इसको नोट करो। ओके, एक बात और सुनो, इन एग्जाम्पल्स के बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सुनना ध्यान से। अगर कभी ऐसा हो कि कोई भी रिलेशन ऐसा है जो खुद A क्रॉस B के इक्वल है, A क्रॉस B का मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहां मैं A क्रॉस B की बजाय A क्रॉस A बोलूंगा क्योंकि सेट 1 ही दे रखा है। तो अगर सिंगल सेट हो तो फर्स्ट भी वही होता है, सेकंड भी वही होता है। तो A क्रॉस A, A क्रॉस A का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद है, मतलब जिसमें सारे पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी रिलेशन में सारे पेयर प्रेजेंट हो, मतलब जैसे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, तो ऐसा रिलेशन हमेशा बिना सोचे समझे माइंड में बिठा लो, जिसमें सारे पेयर होंगे ना, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों?
जब उसमें सारे ही आ गए, कोई बचा ही नहीं, तो मतलब सबके सब, ध्यान से देखना, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब सबके सब खुद के खुद से रिलेशन है तो प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव है। सबका उल्टा भी होगा क्योंकि सारी पेयर है, जैसे 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है, सभी देख लो, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हुआ। ट्रांजिटिव भी पक्का होगा, जैसे मैंने मान लो एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 लिया, तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से है, सारे ही मिलेंगे क्योंकि जब कोई रहता ही नहीं है तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। समझ गए? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब तीनों हो, उसका नेम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा? जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन एक बात और सुनो, देखो आज जो हमने टॉपिक किया ना, ये तो सिर्फ हमने ये सोचने के लिए किया कि किसी भी रिलेशन के बारे में कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा टाइप है, वो कौन सा नहीं है। लेकिन इसको लिखने का एक्चुअल मेथड ये नहीं है कि टिक क्रॉस लगाओ, मैं इसका मेथड आपको आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे, उसके बाद हम इसको रिटर्न इसका जो मेथड है ना वो सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।